वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन इस पाठ का ये सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि लेखिका के द्वारा जो यह पाठ है वह संस्मरण है और इसमें लेखिका ने अपने बचपन के यादों को बताते हुए कहा है कि जब वह काव्य सम्मेलन में जाती थी और कविता गाकर जब बताती थी, उनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, पदक मिले हैं। तथा आनंद भवन में जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने उनको बख्शिश के रूप में मिला वह चांदी का कटोरा दे दिया था और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने ओर से यह भेंट देने पर वह खुश भी हो जाती है। लेकिन उन्हें दुख इस बात का था कि गांधी जी ने उन्हें वो कविता गायन के बारे में कुछ नहीं पूछा था और कौन सी कविता गाई इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। आगे फिर लेखिका ने फिर उनके क्रांत वेस्ट गर्ल्स कॉलेज के बारे में बताया कि सुभद्रा कुमारी चले जाने के बाद एक मराठी लड़की उनके मकान में आ जाती है, रूम में आ जाती है और जब वह आ जाती है तो वह लेखिका का सारा काम खुद से कर देती थी, जिससे लेखिका को बहुत सारा समय मिल जाता था कविता लिखने के लिए। तो इस प्रकार वहाँ के छात्रावास के एक स्वतंत्र वातावरण का वर्णन यहाँ पर लेखिका ने किया है। आगे भी हमें लेखिका उनके बचपन के बारे में बता रही है, उसको हम पढ़ते हैं पाठ के अगले परिच्छेदों में। लेखिका आगे कहती है कि देखो, इन्होंने बताया था जेबुनिसा के बारे में। जेबुनिसा वह एक महाराष्ट्रीयन लड़की थी और उसका पहनावा भी उसी प्रकार का था कि नारीदार साड़ी वह पहनती थी और ब्लाउज भी वैसे ही पहनती थी। लेखिका आगे कहती है कि उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। अब सांप्रदायिकता मतलब किसी एक धर्म को प्राधान्यता देना। तो उनके उस छात्रावास में किसी भी एक संप्रदाय को या एक धर्म को प्राधान्यता नहीं दी जाती थी, बल्कि सारे धर्म को, सारे संप्रदाय को मिलजुल कर वहां पर रहने की मुभा थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी तो बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा ही बोलती थी। तो देखो, इस प्रकार हमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन हमें लेखिका करवा रही है या उसके बारे में बता रही है कि उस समय किस प्रकार से किसी सांप्रदायिकताओं को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। हर कोई व्यक्ति को अपनी बोली भाषा बोलने की मुभा थी और अपने रुचि के अनुसार पढ़ने का भी मुभा थी। अब छात्रावास की विशेषता क्या थी कि जो अवध से आता था वह अवध बोलता था, बुंदेलखंड से आता था बुंदेली भाषा बोलता था, जो जिस स्थान से महाराष्ट्र से आता था वो मराठी बोलता था, फिर बिहार से या उत्तर प्रदेश से आते थे वो लोग हिंदी बोलते थे और वहां पर पढ़ाई भी हिंदी में भी हो रही थी और उर्दू में भी हो रही थी और सारे दोस्त सहेलियां जब आपस में बोलती थी तो वह अपनी भाषा के अनुसार बोल सकती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई वाद विवाद नहीं होता था। अब देखो, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखिका हमें बता रही है कि देखो, वहां पर जिस छात्रावास में वह रहती थी उस छात्रावास में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता या धर्म विशेषता हमें नहीं दिखाई देती कि सारे धर्मों को लेकर, सारे संप्रदाय को लेकर वहां पर हर किसी को स्वतंत्रता से भाषा बोलने की मुभा थी। साथ ही सारे लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना भी खाते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे छात्रावासों में, स्कूलों में अलग अलग धर्म के बच्चे ही रहते हैं, उस धर्म के बच्चों को ही वहां पर एडमिशन मिलता है और जो खाने का स्थान होता है वह भी अलग अलग होता है। लेकिन इस छात्रावास की विशेषता यह थी कि वहां पर एक ही मेज थी और सारे अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के छात्र आकर वहां पर एक साथ बैठकर खाना खाते थे और सात्विक आहार वहां पर दिया जाता था। हम एक मेज पर खाते थे और प्रार्थना भी सब एक ही बोलते थे और किसी भी प्रकार की वाद विवाद वहां पर नहीं होता था। किसी भी प्रकार के वैमनस्य से सहेलियों के बीच में, लड़कियों के बीच में नहीं था। तो इस प्रकार सारे विद्यार्थी मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए उस छात्रावास में रहते थे। आगे लेखिका कहते कि मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का आगे लेखिका कहती कि जब मैं विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का जो क्रम था वही क्रम जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं
तब तक चलते हैं। देखो यहाँ पर लेखिका ने बहुत ही सत्य वास्तविक बात कही है कि बचपन के संस्कार, जो बचपन में बच्चों के ऊपर जो संस्कार किए जाते हैं वह बड़े होने तक उन पर, जीवन के अंत तक वह संस्कार पनप जाते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। अब देखिए उन्होंने इसके पहले अपने पारिवारिक संस्मरण के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनका परिवार शिक्षित था। उनकी माँ के बारे में बताया कि धार्मिक प्रवृत्ति की माँ थी उनकी, और उनके माँ से और उनके शैली से उनको कविता लिखने की प्रोत्साहन मिला। फिर छात्रावास का वातावरण उन्होंने बताया। उसके बाद अब वह एक और उदाहरण के द्वारा हमें तत्कालीन समाज के बारे में बता रहे कि जब वह जिस स्थान पर वह रहते थे वहां पर जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिब कहते थे। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने जो बात बताई उससे हमें क्या पता चल रहा है कि उनके पड़ोस में, उनके कंपाउंड बंगले में जो फैमिली रहती थी वह कौन सी थी? मुस्लिम थी, और फिर भी उनमें बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। वह क्या कह रही है? वो बेगम साहिबा की उनको ताई कहने के लिए पुकारे। अब देखो ताई अधिकतर हिंदू धर्म में जो औरतें होते हैं उनको कहा जाता है। यहाँ आदरयुक्त शब्द होता है। घर के औरतों को, स्त्रियों को कहा जाता है माँ को या मौसी को या चाची को, या घर में जो बड़े औरतें होते हैं उनको छोटे बच्चे ताई कहते हैं। अब एक मुस्लिम धर्म की बेगम साहिबा अपने आप को हिंदू धर्म के नाम से संबोधन करने के लिए कह रही है, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिब कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। अब देखो किस प्रकार से एक धर्म का, अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी वह एक दूसरे को उस धर्म के नाम से पुकारते। अब देखो जो लेखिका और उसकी माँ जो थी वो हिंदू धर्म की थी, लेकिन बेगम साहिबा जो मुस्लिम धर्म की थी उनके बच्चे लेखिका की माँ को चच्ची जान कहते थे। अब हमारे अगर देखा जाता है तो हिंदू धर्म में हम अधिकतर काकी, मौसी, ताई, मामी इस प्रकार के आदरयुक्त शब्द होते हैं, लेकिन और मुस्लिम धर्म में हम चच्ची जान कहते हैं। तो एक हिंदू धर्म की औरत को चच्ची जान इस मुस्लिम धर्म के संबोधन से पुकारना, और बेगम साहिबा जो मुस्लिम धर्म की है वो अपने आप को हिंदू धर्म के आदरयुक्त संबोधन युक्त शब्द से पुकारने के लिए कहते। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों धर्मों में कितना स्नेह था, कितना प्यार था और कितना लगाव था। हमारे जिन जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। देखो अब धर्म में भेदभाव होने की वजह से, अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी उन लोगों में आपस में कितना स्नेह था, कितना प्यार था, इसके बारे में बता रहे कि वह दोनों परिवार के लोग अपने जन्मदिन एक दूसरे के घर पर मनाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वो क्या कह रही है, जो बेगम साहिबा थी वह अपने लड़के को राखी बांधने के लिए कहा जाता था, लेखिका को वह राखी बांधने के लिए कहती थी। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। अब देखिए वह जो हिंदू धर्म की जो संस्कार है वह एक मुस्लिम धर्म की औरत अपने बच्चों को दे रही है। तो यह उस तत्कालीन समाज की बहुत बड़ी बात थी। आज के युग में हमें ऐसे संस्कार, ऐसे बातें देखने को ही नहीं मिलती कि एक हिंदू धर्म की स्त्री अपने बेटे को मुस्लिम धर्म की स्त्री अपने बेटे को हिंदू धर्म के संस्कार अपनाने के लिए कहती है कि जब तक भाई को बहन राखी नहीं बांधती तब तक भाई निराहार रहता है, कुछ खाता पीता नहीं। तो अपने बेटे को भी उसी प्रकार से व्यवहार करने के लिए कहती थी। राखी के दिन राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरी या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हर
हरे रंग कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। तो अब देखिए यहाँ पर लेखिका हमें क्या बताना चाहती है कि हमारे त्योहारों में जो कुछ हमारे परिवार के बड़े लोग हम बच्चों के लिए जो कुछ करते थे वही उनके बच्चों के लिए भी किया जाता था। और उनके परिवार में भी जो मुहर्रम या अन्य कोई त्योहार आता था तो हम देखो हरा रंग बहुत पवित्र माना जाता है मुस्लिम धर्म में, तो उनके बच्चों के लिए हरे रंग के वस्त्र बनाए जाते थे उनके त्योहारों में। तो वह लोग लेखिका के घर के परिवार के बच्चों के लिए भी उस हरे रंग के वस्त्र बनाते थे। तो इस प्रकार से हमें आपसी स्नेह, आपसी लगाव, आपसी प्रेम के बारे में लेखिका हमें बताना चाहिए, जो आज के युग में हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊंगी। अब देखिए जो ताई साहब थी जो मुस्लिम धर्म की थी वो लेखिका के पिता को देवर साहब कहती थी, मतलब उनके साथ आपसी संबंध, परिवार भले ही खून का रिश्ता नहीं था लेकिन एक स्नेह का, प्यार का रिश्ता था। तो वह हक भी जताती थी उन पर कि अब आपके यहाँ लड़का हुआ है तो उसका नाम रखने का जो कार्य है वो मैं करूंगी और मुझे उसके लिए नेक भी चाहिए। अब देखिए जो एक हमारी भारतीय परंपरा होती है कि जब कोई शगुन के रूप में हम कोई वस्तु देते हैं किसी को तो उसे हम नेक कहते हैं। तो वह हक से अपने देवर से शगुन मांगती है, नेक मांगती है। वे कपड़े वपड़े लेकर आई, हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है। अब लेखिका कहती है कि वह हक से उनको देवर कहकर पुकारती थी और जब नेक दिया जाता था शगुन के रूप में वह नेक भी उनसे हक से मांगती थी। देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई, हमारी माँ को वह दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। अब देखिए उन्होंने अपने हमारे घर में भी ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं, नए बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनको नए कपड़े नहीं पहनाए जाते, बल्कि पहले बच्चों ने जो कपड़े पहने होते हैं वह नरम होते हैं, मुलायम होते हैं। और नए जन्मजात बच्चे की स्किन कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसीलिए नए कपड़े पहनाने के बजाय पहले जो पुराने कपड़े होते हैं छोटे बच्चों के वह पहनाए जाते हैं। तो वही वह कहती है कि जिनके ताई चाची नहीं होते ना, वह अपने माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। तो अब भी देखो उनके रीति रिवाज के अनुसार वह उस बच्चे को कपड़ा देने के लिए आती है। फिर वह कहती कि ये बच्चा बहुत बड़ा सुंदर है, तो मैंने उस ताई ने ही, जो मुस्लिम धर्म की है, उसने ही लेखिका के भाई का नाम रखा मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। अब देखिए यहाँ से कहने का तात्पर्य यही लेखिका बता रही है कि किसी भी धर्म का हो या किसी भी संप्रदाय से हो, लेकिन तत्कालीन समाज में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता या धर्म से संबंधित भेदभाव नहीं रखा जाता है। जो आज के युग में हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता का बहुत ही बोलबाला हो रहा है और पहले जैसे जो इंसानियत या आपस में जो प्रेम स्नेह लोगों के बीच में था वह आज हमें देखने को नहीं मिलता है। अब लेखिका कहती है कि जो ताई ने नाम रखा था वही मनमोहन आगे प्रोफेसर मनमोहन वर्मा के रूप में जाना लगा, जो जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, प्रमुख के रूप में था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी वह काम करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। जो अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर यह लगता है कि जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया है। अब देखिए लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है कि आज जब मैं ये बचपन की बातों को याद करती हूँ तो मुझे वह सपना लगता है, क्योंकि देखा जाता है कि तत्कालीन समाज का जो लेखिका ने वर्णन किया है कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता उस समय नहीं थी और अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे के साथ स्नेह से रहते थे। सांप्रदायिकता और सद्भावना की जो आज हम देखते हैं, आज देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए लेखिका कहती है कि यह सारी बातें मैं सिर्फ सपने के रूप में ही
देखती हूँ। आज वह सपना खो गया है। क्यों खो गया है? क्योंकि आज भारत में हम देखते हैं हमारे देश में एक दूसरे से लोग सिर्फ झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति मन में वैमनस्य की भावना रहती है, ईर्ष्या की भावना रहती है, लोग धर्म के नाम पर झगड़ा करते हैं और इसीलिए हमारी एकता, इंसानियत दिखाई ही नहीं देती। इसलिए लेखिका कहती है कि आज वह सपना खो गया है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। और लेखिका कहती है कि जो सपना मैं बचपन में मैंने देखा था या मैं अनुभव कर रही थी, वह जो मेरा सपना था अगर आज सत्य हो जाता तो आज भारत के 2 टुकड़े नहीं होती, आज भारत का चित्र कुछ अलग ही होता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। बच्चों, जो परिच्छेद हमने पढ़े उन परिच्छेदों में आए हुए देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। संस्कार, पूर्वजों से मिले अच्छे गुण। कंपाउंड, आहाता, निराहार, बिना कुछ खाए पिए। लहरिया, रंग बिरंगी धारियों वाली साड़ी। नेक, खुशी के अवसर पर दिया जाने वाला उपहार। तात्पर्य, अर्थ, अवधि, अवध प्रांत की भाषा। तो बच्चों, इस प्रकार लेखिका ने अपने बचपन के यादों को इस संस्मरण में बताया है और आज हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता और सद्भावना खो गई है। और इस प्रकार हमें इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छी चीजों को हमेशा अपनाना चाहिए और जो संस्कार बचपन में बच्चों को होता है वह आजीवन बने रहते हैं। तो यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।